60 में देखते हैं। और कल जो हमने प्रशासन का ऐतिहासिक ढांचा देखा था, उसमें हमने ये देखा कि हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ब्रिटिश काल में डिजाइन हुआ। ब्रिटिश काल में डिजाइन ढांचे को ही हमने कंटिन्यू किया था। और ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो प्रशासन का ढांचा है वो पुरातनवादी है। उस प्रशासन के ढांचे में कई ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटिश काल की है और ब्रिटिश सरकार की सेवा करने के दृष्टिकोण से बनाई गई थी, और उसको भी हमने कंटिन्यू कर लिया। कई सारे कानून ऐसे हैं, जैसे कई कानून प्रक्रियाएं ऐसी है जो ब्रिटिश काल की है और आज के समय में भी हमने उसको कंटिन्यू करके रखा है। जबकि आज का जो वैश्वीकरण और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो स्वाभाविक है इस युग में बहुत सारी चीजें बहुत तेज गति से बदल रही है, तो हमारे कानूनों और नियमों को भी बहुत तेज गति से बदला जाना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार ने कई सारे कानूनों और नियमों को बहुत तेज गति से बदला है और लगातार प्रयास किया है कि समय की मांग के अनुसार नियमों और कानूनों को सरल बनाया जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अभी कमियां बची हुई है। अगला, प्रशासन के जितने कानून बनते हैं उनमें हम एक बात को पॉइंट आउट करते हैं कि वो बहुत जटिल कानून होते हैं, सरल नहीं होते। उन जटिल कानूनों के कारण ये होता है कि जो सिविल सेवक उन कानूनों का उपयोग करते हैं सेवा देने के लिए, उन कानूनों की कमजोरियों का लाभ उठा करके वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि पहला बिंदु जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है वो है प्रशासन के भीतर बनाए गए दृढ़ या कठोर नियम। दृढ़ नियम या कठोर नियम है जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार का पहला कारण हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जो कल से हमने देखा था। दूसरी और बात कि जो भी हमारा प्रशासन का ढांचा डिजाइन हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार इस बात पर बल दे रही थी कि ढांचे की, प्रशासन की जो चीजें हैं उसमें गोपनीयता बनाई रखी जाए, क्योंकि वो आम जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। जबकि अगर उसी गोपनीयता को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि सिविल सेवकों को मौका मिलेगा। और हमने वो गोपनीयता को कंटिन्यू रख दिया कि प्रशासन में कई देश की सुरक्षा को ध्यान में रख के कुछ चीजें गोपनीय होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशासन की बहुत सारी चीजें अगर गोपनीय रखी जाएगी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और ये गोपनीयता के कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। तो दूसरा जो प्रमुख कारण हम पॉइंट आउट कर पाए वो ये है कि प्रशासन के भीतर गोपनीयता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। ये दो पॉइंट हैं जिनके कारण भ्रष्टाचार को आगे चलकर बढ़ावा मिला। अब सोचिए कि इन दृढ़ नियमों के कारण, जटिल प्रक्रिया के कारण, गोपनीयता के कारण प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले जो भी व्यक्ति सिविल सेवक रहे उनको मौका मिला कि लाल फीताशाही के कारण 2 दिन में होने वाला काम 2 महीने में होता है, उनको अवसर मिलता है, ठीक है। अगर उनको लाल फीताशाही में 2 महीने में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि ढांचा ही वैसा आपने बना के रखा है, उस ढांचे के भीतर ही कई सारी कमजोरियां हैं, तो इस लाल फीताशाही के कारण स्वाभाविक है कि सिविल सेवकों की कार्यकुशलता जो है वो अकार्यकुशलता में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि प्रशासन के क्षेत्र में 100 व्यक्ति मिलकर के, सरकारी प्रशासन के क्षेत्र में 100 व्यक्ति मिलकर के 2 दिन में जितना काम करते हैं वो निजी क्षेत्र में 10 व्यक्ति 2 दिन में कर देते हैं। तो आप सोचिए कि अपूर्ण कार्यकुशलता कितनी है, ठीक है ना। अगली बात कि इन नियमों के कारण प्रशासनिक अधिकारियों में अकर्मण्यता आ गई। अकर्मण्यता मतलब काम नहीं करना है, जाना है, हस्ताक्षर करके आ जाना है या कुछ थोड़ा काम करके आ जाना है, मतलब मानव संसाधन का कठोर घोर दुरुपयोग हमने देखा है। यह सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अगली बात, यदि इन दृढ़ कठोर नियमों और जटिलताओं के कारण कभी कभी यह देखा गया कि कोई व्यक्ति अगर अपना काम जल्दी कराना चाहता है और पैसा दे देता है तो नियम से विमुख होकर के ये काम करने का इनको अवसर मिलता है, क्योंकि कई सारे कानून के भीतर या पूरे ढांचे में सिविल सेवकों को कई विवेकाधीन शक्तियां दी गई है। विवेकाधीन शक्ति कहने का मतलब है कि वे अपने विवेक का उपयोग करके कई ऐसे काम कर सकते हैं, सरकारी धन को खर्च कर सकते हैं, यद्यपि उसके बिल वाउचर लगाने होते हैं, लेकिन फिर भी उनको विवेकाधीन शक्तियां मिली हुई है। कुल मिलाकर ये जितनी चीजें हैं ये कल हमने पॉइंट आउट किया था। प्रशासनिक ढांचे में क्या कमजोरियां हैं वो इतनी आपने पॉइंट आउट कर ली है।
सिविल सेवकों के बीच में क्या समस्याएं रही है वो आपने पॉइंट आउट कर लिया। आगे देखते हैं कि और कल हमने कुछ चीजों को और देखा था बिल्कुल शार्ट में। कल देखा था कि हमने जो पूरा का पूरा स्वतंत्रता के बाद समाजवाद केंद्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा अपनाया और उत्पादन और वितरण का काम समाज अर्थात राज्य अर्थात सरकार के द्वारा किया जा रहा था। अब सोचिए कि अगर सरकार उत्पादन और वितरण का काम करती है तो उत्पादन और वितरण का काम सरकार की ओर से कौन करेगा? सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा, अर्थात उनको खूब अवसर मिलेंगे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने का। सारी योजनाएं जितनी बनेगी उन सब का संचालन इन सिविल सेवकों के माध्यम से ही होगा। तो स्वाभाविक है कि उनको कई सारे विवेकाधीन अधिकार मिलेंगे और जब भी किसी व्यक्ति को विवेकाधीन अधिकार मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ेगी और जब दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगली बात, जब हम इस समाजवादी ढांचे को 91 तक अपनाए तो हमने देखा कि भारत जो है आर्थिक संकट में घिर गया, तब हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया और जब एलपीजी मॉडल अपनाया तो राज्य का जो स्वरूप है वो राज्य जो है विनियामक की भूमिका में आ गया और फिर विनियमन का काम भी कौन करेगा? सिविल सेवक करेंगे। अगर विनियमन का काम सिविल सेवकों द्वारा किया जाता है तो उनको फिर से एक और शक्ति बढ़ गई, अब उनको विनियामक की शक्ति मिली। बड़ी बड़ी कंपनियों का विनियमन करने का काम इनको मिला तो स्वाभाविक है कि कंपनियों के साथ में सांठगांठ करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और ऐसे कई उदाहरण हमने बाद के वर्षों में देखे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब में बड़े बड़े जो घोटाले हुए उनमें इन विनियामक शक्तियों का दुरुपयोग होगा। अगली बात, एलपीजी मॉडल जब से हमने लाया 91 के बाद कई सारी सरकारी कंपनियों को हमने स्वायत्त बनाया, ऑटोनॉमस बॉडी में कन्वर्ट किया। स्वायत्तता का मतलब है कि उन उच्च अधिकारियों को काम करने की स्वतंत्रता मिलना, उन पर नियंत्रण को कम करना। जब सोचिए स्वायत्तता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के लिए अवसर मिलेंगे। इन सभी परिस्थितियों में अब आवश्यकता है कि इस पूरे ढांचे में यहां पर काम करने वाले लोगों की मानसिकता में बदलाव करने की, इसी के दृष्टिकोण से इसमें देखते हैं कि क्या क्या अवसर है बदलने के। पहली बात तो ये कि अगर गोपनीयता है तो इसका उलटना पड़ेगा। गोपनीयता का उल्टा क्या होगा? पारदर्शिता। मतलब अभी एक बहुत ज्यादा आवश्यकता है किसकी? पारदर्शिता की। ठीक है, नियमों को कानूनों को सरल बनाइए, खुला करिए। अगर जितना खुला होगा अवसर घटेंगे और अवसर घटेंगे भ्रष्टाचार कम होगा, जनता की भागीदारी बढ़ेगी। मिनिमम गवर्नमेंट करिए, मैक्सिमम गवर्नेंस करिए। ठीक है। अगली बात, विवेकाधीन शक्तियां बहुत सारी मिली है, हमने देखा है। इन विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की भी संभावना होती है, इसीलिए एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है वो है उत्तरदायित्व का। जिस व्यक्ति का जो उत्तरदायित्व है उसको अगर वो उस काम के लिए उनको बाध्य बनाया जाए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और अगर उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से पालन नहीं होता है तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा, ये सब कुछ करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि मानसिकता चेंज करनी है। अब हमको प्रशासन के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो। कुल मिलाकर प्रशासन का पूरा जो ढांचा है वो सत्यनिष्ठा पर टिकना चाहिए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है, तभी जाकर के ये प्रशासन में जो ढेरों कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सकता है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है सत्यनिष्ठा की। ठीक है। अब देखिए, ये जो तीन सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, ये प्रशासन के मूल तत्व हैं, प्रशासन के नैतिक तत्व है। ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रशासन के इन नैतिक तत्वों को और इनकी बारीकियों को, इनके सूक्ष्म अंतर को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है। इनकी मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके समक्ष रख दी है कि आखिर इनकी जरूरत क्यों है। ठीक है। तो आते हैं आगे प्रशासन के इन तीनों पर। अब हम कोर्स के हिसाब से चलना शुरू करें और सैमसंग नोट्स में जाना है ना, देखते हैं। चलिए,
चलिए अब आते हैं, पहला बिंदु जो है वो है सत्यनिष्ठा, जो आपके सिलेबस में है, प्रशासन के नैतिक तत्व। और इन नैतिक तत्वों में पहला जो है वो है सत्यनिष्ठा। बहुत सूक्ष्म अंतर इनके बीच जो है उनको चिन्हित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रशासन में नैतिक तत्व और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है सत्यनिष्ठा। और एक बात कि ब्रिटेन में जो नोलन कमेटी बनी थी, उनने 7 तत्व बताए थे प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी सत्यनिष्ठा को बताया गया था। ठीक है, इसके अर्थ को और इनके अन्य कॉन्सेप्ट के साथ इनके बारीक अंतरों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला सत्यनिष्ठा। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आए उसका पहला काम आप करिएगा कि उसका अर्थ बताइए। सत्यनिष्ठा, देखते हैं शाब्दिक अर्थ पर, सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह। ऐसी बात गांधी जी ने भी कहा था सत्याग्रह में। अब जब सत्याग्रह की बात गांधी जी करते हैं तो वो कहते हैं कि सत्याग्रही का आत्मबल बड़ा मजबूत होना चाहिए। विकट से विकट परिस्थितियां भी आ जाए तो वो अपने मार्ग से डिगता नहीं है। इसी प्रकार के सत्याग्रही के कॉन्सेप्ट को प्रशासन के क्षेत्र में लाने के लिए हमने सत्य निष्ठा लाया। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य पर टिके रहना, सत्य से डिगना नहीं, यही सत्यनिष्ठा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा, जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति होगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे नैतिक सिद्धांत होते हैं, कानून में कहा गया है, संविधान में कहा गया है, नियम में कहा गया है, विनियम में कहा गया है, उसी प्रकार से वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा का तात्पर्य किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी संगठन, किसी सरकार के दबाव में, के प्रभाव में काम नहीं करना। न दबाव में काम करना है, न उनसे प्रभावित होकर काम करना है, बल्कि कर्तव्य का पालन कर्तव्य के लिए करना है, वो सत्यनिष्ठ है। और कांट की एक बात याद होगी, सद इच्छा। उन्होंने कहा था कि इस जगत में एकमात्र शुभ है वो है सद इच्छा। अरस्तु ने कहा था सद्गुण। ठीक है, और सद्गुण को काफी अच्छे से डिफाइन किया था। तो यहां पर जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है उसके भीतर सद इच्छा चाहिए, अच्छी इच्छा चाहिए। वो किसी के दबाव में काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो नियमों और कानूनों के अंतर्गत रह करके सेवा करने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा का तात्पर्य सत्य पर डिगे रहना, अर्थात किसी के दबाव में काम नहीं करना, चाहे वो किसी व्यक्ति हो, सरकार हो, संस्था हो या कोई और संगठन हो आदि। और न तो किसी के दबाव में न किसी के प्रभाव में काम करना है। ठीक है, अर्थात हर स्थिति में नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। जैसे गांधी जी ने कहा था कि कितनी विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए, सत्याग्रही को अपने कार्य पर अटल रहना चाहिए और अडिग रहना चाहिए। वैसे ही प्रशासन के क्षेत्र में काम करने के लिए सत्यनिष्ठा की जरूरत है और कैसी भी परिस्थिति आए अपने कर्तव्य पर डटे रहना है और नियमों से विमुख होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि आपको नियमों से विमुख होकर के काम करना पड़ सकता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां होगी, अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो भी आप उसका न्याय संगत आधार बताएंगे और उसका पर्याप्त आधार आपके पास होना चाहिए, तभी आप नियमों से विचलन करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सत्यनिष्ठा का तात्पर्य कि सत्य पर अडिग रहना है, नियमों पर अडिग रहना है, दबाव में प्रभाव में काम नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं कि सत्यनिष्ठा, अब प्रशासन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो सत्यनिष्ठा को हम 2 भागों में मुख्यतः वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के क्षेत्र के लिए। और अगर थोड़ा व्यापक इस संदर्भ में देखें तो 3 प्रकार की सत्यनिष्ठा हम देख सकते हैं। अब सत्यनिष्ठा पहले 2 भागों में वर्गीकृत करने के बाद पहला जो है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत स्तर पर हमको सत्यनिष्ठ रहना है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा में हमको वैसे ही मापदंड अपने लिए बनाने हैं
जैसा हम दूसरों के लिए बनाते हैं, उतनी ही कठोरता से अपना मूल्यांकन करना है जितना कठोरता से हम दूसरों का करते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, एक समान नियमों का पालन करते हैं, तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। ठीक है, अपने लिए अलग और दूसरों के अलग मानदंड नहीं रखना चाहिए, समझ गए आप लोग। अर्थात अपना मूल्यांकन उन्हीं आधारों पर और उतनी ही कठोरता के साथ करना है जितना हम दूसरों का करते हैं, ये कहलाएगा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। आते हैं दूसरा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के बाद व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। क्योंकि काम आपको प्रशासन के क्षेत्र में करना है, वो आपका प्रोफेशन है, तो स्वाभाविक है कि अब दूसरी जो व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है उसके संदर्भ में देखिए, व्यवसाय के संदर्भ में, अपने प्रोफेशन के संदर्भ में, अपने पद के संदर्भ में क्या सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, यहां देखिए, इसमें उन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो उस व्यवसाय की आचार संहिता, जिसको हम आचरण संहिता कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स नहीं, दोनों कह सकते हो, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ इथिक्स में शामिल होता है, वो प्रशासन के क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट हम आगे पढ़ेंगे ही। कोड ऑफ कंडक्ट की आगे की अवस्था जो होती है कोड ऑफ इथिक्स होती है, उस पर भी बात होगी। ठीक है, तो आचार संहिता में शामिल हो, जैसे अपने कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, ये प्रशासन का मूल तत्व होना चाहिए। क्योंकि प्रशासन में हमने एक कमी को पॉइंट आउट किया था, वो था अकर्मण्यता, देखा था ना, अकार्य कुशलता, काम नहीं करना चाहते, काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य के प्रति क्या चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपने प्रोफेशन, अपने पद के गरिमा के अनुरूप हमको काम करना है। जितना बड़ा पद उतनी अधिक जिम्मेदारियां, उतना अधिक काम। ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि योग्यता के अनुसार हमको वेतन मिल रहा है और आवश्यकता के अनुसार रोजगार मिल रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात, प्रशासन की गोपनीय जानकारी किसी भी निजी व्यक्ति, निजी संस्था या किसी देश को नहीं देना चाहिए। यहां पर गोपनीय जानकारी का मतलब है कि ऐसी कुछ जानकारियां हो सकती है प्रशासन की जिससे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, या देश के भीतर सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की जो जानकारी है प्रशासन की, वो किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी देश को नहीं देना चाहिए। लेकिन कई सारे समाचारों में हम उदाहरण देखते हैं कि कई प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार इस प्रकार से रहे हैं जिनने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ठीक है, इसीलिए अपने प्रोफेशन के प्रति, पद की गरिमा के अनुरूप हमको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अब ये जो सत्यनिष्ठा है इसके क्या क्या लाभ होंगे। ठीक, सत्यनिष्ठा के लाभ, सत्यनिष्ठा के लाभ, पहला, व्यक्तिगत स्तर पर सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, तो उसको कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं किया। जब हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं तो स्वयं में हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है, और आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि। हम पूरा जीवन जो है वो आत्मसंतुष्टि के लिए लगा देते हैं, इसी के लिए तो हम जी रहे हैं कि हमको क्या मिले, आत्मसंतुष्टि मिले। सुख से ऊपर की अवस्था जो है वो आत्मसंतुष्टि कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो, अगर हम सत्यनिष्ठ होते हैं और सत्यनिष्ठता का पालन करते हैं तो हमको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, ठीक, जिसके लिए हम जी रहे हैं। दूसरा, समाज में हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में या प्रशासकों के बारे में समाज में ये मानसिकता फैली हुई है, जनता में ये मानसिकता फैली हुई है कि ये भ्रष्ट होते हैं और वो आप पर विश्वास नहीं करते हैं। जब एक सत्यनिष्ठ अधिकारी होगा तो जनता का विश्वास उनके प्रति बढ़ेगा। और कई बार समाचारों में हम ये देखते हैं कि कुछ अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला होता है तो उस जिले के सारे लोग जो है आंदोलन करने लगते हैं। ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें रही होगी कि वो व्यक्ति जो है वो सत्यनिष्ठ रहा होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो समाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, स्वाभाविक है। और ऐसा जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, अगर उससे कभी कोई गलती हो भी जाए तो जनता, समाज उनको ये मानकर कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, आपको माफ कर देगी, क्योंकि गलती जानबूझकर नहीं बल्कि गैर इरादतन हुई होगी, ऐसा माना जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसा जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा वो समाज में एक बड़ी क्रांति, बड़ा बदलाव ला सकता है, समाज की सोच में बदलाव ला सकता है। और हमने कल बताया था आपको कि ये पूरा का पूरा पेपर का उद्देश्य मनोवृत्ति परिवर्तन है।
समाज की मानव मानसिकता प्रशासन के प्रति बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसको बदलेंगे ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति, सत्यनिष्ठा का पालन करने वाले प्रशासक। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा का व्यक्तिगत स्तर पर लाभ हमने देख लिया। दूसरा, प्रशासन में लाभ। प्रशासन में क्या लाभ मिलेगा? प्रशासन में देखें तो प्रशासन में एक प्रशासन का ढांचा होता है, उस ढांचे को इस पेपर को पढ़ते समय याद रखना ही है। और उस ढांचे में एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं, अभी कई बार इस ढांचे को हम बनाएंगे। प्रशासन में काम करने वाला व्यक्ति यहां पर होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है उसका उच्च अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी ऊपर, यहां पर वह स्वयं, उसके समान काम करने वाले कई उसके समकक्ष अधिकारी भी होते हैं, और उनके नीचे कुछ काम करने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं अधीनस्थ। ठीक, अधीनस्थ। और सबसे नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे में जनता होगी। ठीक है, ये एक प्रशासन का सामान्य ढांचा होता है। अगर सत्यनिष्ठता का पालन कोई प्रशासक करता है और अपने नियमों पर अडिग रहता है, तो आप सोचिए कि उच्च अधिकारी जो आपके ऊपर है और आपके जो नीचे है वो है अधीनस्थ और समकक्ष, इन सब में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। ठीक, जनता का विश्वास भी बढ़ेगा, और जब जनता का विश्वास बढ़ेगा आपके प्रति तो सामाजिक परिवर्तन करना, सामाजिक क्रांति लाना आसान हो जाएगा। एक और बात, हमने जो पूरा का पूरा ढांचा अपनाया है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी है, और इस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में 91 के बाद विशेषकर प्रशासन का उद्देश्य मुख्यतः गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को सेवा देना है, क्योंकि 91 के बाद जो पूंजीवाद केंद्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल लाया है उसमें उच्च वर्ग का व्यक्ति जो है वो बाजार से सेवाएं खरीद लेता है। जैसे एक और बात कहें कि आज अभी कोविड महामारी का बिल्कुल दौर गहन संकट आ चुका है। अब आप सोचिए कि सरकारी अस्पतालों में सेवाएं किसको मिलनी चाहिए? उस व्यक्ति को जो गरीब और वंचित वर्ग का है, क्योंकि वो महंगी से महंगी जो अभी कोविड की जो इंजेक्शन आ रही है वो नहीं खरीद पाएगा। तो सरकारी अस्पतालों में गरीब और वंचित वर्ग को सेवा मिलनी चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। उच्च वर्ग के लोगों के लिए आप अवसर खोलिए कि वो कहां जाए, सरकारी जगहों पर जाए, वहां से सेवाएं परचेस कर ले, लेकिन वहां की जगह को खाली करे, तभी जाकर के आपका जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी होगा। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासकों को सत्यनिष्ठ बन करके समय और परिस्थिति के अनुसार किनको कहां सेवाएं मिलनी चाहिए उसको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में सत्यनिष्ठ सिविल सेवक विशेषकर वंचित व पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करता है। ठीक है, काम तो इन्हीं के लिए करना है क्योंकि मॉडल ही अब ऐसा चल रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो सत्यनिष्ठा को शार्ट में आपने समझ लिया होगा। ठीक है, और कुछ अगर चीजें आपको समझने में अगर लगता है कि कुछ पॉइंट्स पर मैं जल्दी कह रहा हूं तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति के क्या क्या गुण होंगे, किसको कहेंगे सत्यनिष्ठ व्यक्ति हम? ठीक है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा चाहिए कि जो व्यक्ति काम करेगा वो नियमों और कानूनों के अनुरूप रह करके काम करेगा, उससे डिगेगा नहीं। बस बहुत कठिन परिस्थिति आती है तभी समय और परिस्थिति के अनुसार नियमों से कुछ विचलन करेगा, लेकिन उसका भी पर्याप्त आधार वो तर्कसंगत तरीके से बताएगा। ठीक है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति किसको कहेंगे, उसके क्या गुण होंगे? पहला, सत्यनिष्ठ नाम से ही लग रहा है, सत्य के इर्द गिर्द बातें होनी चाहिए, मतलब झूठा वादा नहीं करने वाला होगा, सत्य बोलने वाला होगा, कभी झूठा वादा नहीं करेगा। दूसरा, सफलता मिलती है तो उतना ही श्रेय लेगा जितना का वो हकदार है। ठीक है, वैसे भी अनाम रह करके प्रशासन के क्षेत्रों में काम करना होता है, लेकिन कई प्रोत्साहन सिविल सेवकों को हम देते हैं और ताकि वो बेहतर से बेहतर कार्य करें। तो जब भी ऐसी सफलता का दृश्य आता है तो उतनी ही सफलता का श्रेय ले जितने के लिए वो क्या है, हकदार है। लेकिन यदि विफलता आती है तो आगे बढ़कर क्या लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। ठीक है, अपने वादे को यानी प्रशासन के क्षेत्र में जो उसको कर्तव्य मिला हुआ है, यहां वादे का मतलब है कर्तव्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ समय पर पूरा करता है।
प्रयास करता है कि समय पर सेवाएं प्रदान कर दें, क्योंकि आज जनता जो है गुड की नहीं बल्कि एक्सीलेंट यानी श्रेष्ठ की मांग कर रही है और उसको त्वरित सेवा चाहिए, और त्वरित सेवा देना एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति ये करेगा, क्योंकि वो समय पर चीजों को पूरा करने के लिए अपना पूरा सब कुछ लगा देता है। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी काम नहीं करेगा, ना ऐसे उत्पाद का ना ऐसी संस्था का समर्थन करेगा जिससे वह स्वयं संतुष्ट ना हो। कुल मिलाकर एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो है जिम्मेदार व्यक्ति होगा और झूठे वादे नहीं करेगा, समय पर काम करेगा, त्वरित निर्णय लेगा, त्वरित सेवाएं प्रदान करेगा, उत्कृष्ट होगा, सशक्त होगा, दक्ष होगा, अनुक्रियाशील होगा, लोचशील होगा, सशक्त